सब बच्चे हाथ जोड़ लो। जय बोली महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान विद्यानंद जी मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी आचार्य की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी को जय जिनेन्द्र। जय दू जिड़ंदो, जय दू जुड़ंदो, जो जय जिनेन्द्र के लिए हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं, कौन सी भाषा का है? किस किस ने बोला? इन सब बच्चों के लिए, जो 8-10 बच्चों ने बोला, उन सब के लिए बहुत सुंदर नमोकार मंत्र किस किस बच्चे को याद है? सबको याद है। नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है? प्राकृत। सब बच्चों के लिए तालियां। चलो, किसने सिखाया? अभिषेक भैया जी। अभिषेक भैया जी के लिए तालियां। बहुत बढ़िया। तो आज हम वह प्राकृत भाषा सीखने के लिए एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं। कई दिन बाद यहाँ पर अब वर्षा, आज कई दिन बाद, 5 दिन बाद मौका मिला है, जो बाहर के प्रांगण में अपनी कक्षा हो रही है पुनः, और वर्षा नहीं आ रही है, उम्मीद है नहीं आएगी। ठीक है ना? चलिए, हमारे अभिषेक भैया जी, जो क्या नाम है इनका, मडावरा नहीं, मवई, 3 अभिषेक जी बैठे हैं यहाँ पर, तो बड़ा कन्फ्यूजन है। इनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, जो आपकी मदद करने के लिए बोर्ड के आगे बैठे हैं। इनके लिए भी तालियां। और इनसे निवेदन कि बहुत अच्छे से आप बच्चों के लिए कराएं आज, क्योंकि बाहर के प्रांगण में पहली बार बोर्ड लेके बैठे हैं। कल से थोड़ा सा इसको थोड़ा व्यवस्था करेंगे कि ऊंचा हो जाए, है ना? कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाए कि थोड़ा ऊंचाई पे हो जाए बोर्ड, जिससे कि सबको दिखाई दे। आज भी हो सकता है ऐसे ऊंचा, तो चाहो तो आप यहाँ नहीं कर सकते इसको थोड़ा ऊंचा, ऐसे करें, हो सकता है? चलो, जब तक आप कोशिश करो, अगर नहीं हो तो फिर वहीं कर देना। हाँ, यहाँ आधा आधा कर दो बस। हाँ, ऐसे टेढ़ा बस। फिर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। हैं? क्या हो गया जी? हो गया? ठीक, हो गया। जब लिखना लगोगे उस टाइम किसी की हेल्प ले लेना। चलो, अब दिखाई दे रहा सबको? पहले से बेटर? कैमरे वाले भैया जी को, कैमरे को दिख रहा है? चलो, अच्छा है। हमारे इंदिरापुरम से राजीव जैन जी वगैरह आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। प्राकृत भाषा सीखने का यहाँ शिविर लग रहा है। आइए भैया जी, आप भी बैठिए, थोड़ी देर प्राकृत सीखेंगे बच्चों के साथ। चलो, अभी हमने कल की कक्षा में क्या कराया था? क ख ग घ, ठीक है? स्वर और व्यंजन हमने बिल्कुल शुरुआत में सीखे थे। यहां पर दिख रहा है सबको बोर्ड पे? डेट चेंज कर देना भैया जी। और अब एक एक करके सब बच्चे बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे, उसके बाद सब बच्चे याद करेंगे, ठीक है? प्राकृत में जो स्वर होते हैं, हाँ, वो ये वाले हैं जो सामने लिखे हैं। एक एक करके बोलेंगे। पहले हम बोलेंगे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ। ठीक है? स्वर क्या होते हैं? जैसे जो मात्राएं होती हैं, जो मूल अक्षर होते हैं, उन पे कुछ मात्राएं लगती हैं, ठीक है ना? तो वो स्वर से लगती हैं मात्राएं। जैसे इस लड़की का, बच्ची का नाम है राधा। क्या नाम है? राधा। तो इसमें 2 अक्षर कौन कौन से हैं? एक र है और एक धा है। उस पे एक आ हमने आगे बोला, तो क्या है? जिससे वह अक्षर थोड़ा बदल जाए, उसका उच्चारण। तो रा हो गया,
तो रा क्यों हो गया? उसमें आ जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? आ। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये कई बार ऐसे भी मूल रूप में यानी कि जिस तरह से लिखे वो कभी कभी प्रयोग में आ सकते हैं, नहीं तो उनकी मात्राएं बन जाती हैं। ठीक है ना, तो धीरे धीरे करके जब हम प्रयोग करेंगे, हिंदी आप लोग पढ़ते ही हैं, आज थोड़ा बहुत तो आपको पता भी होगा, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ज़्यादा छोटे हैं, तो पहली बार सीखेंगे, सिखा देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो पहले से हिंदी वगैरह सीखे हुए हैं और अच्छे से सीख जाएंगे प्राकृत के साथ में। तो ऐसे ही जो अ है, अ शब्द है, मान लो इसका नाम होता है रध, तो उसमें कोई मात्रा नहीं है, उसमें अ छिपा हुआ है। ठीक है, जैसे भैया जी खड़े हैं, इनका नाम है अभिषेक, तो अ जो है अ, वो अ यही वाला है। ठीक है, और भ के ऊपर क्या लगा? अभी, 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 तो उसमें उच्चारण क्या रहा है? भ ई, अभी, भी, बोलो भी। भ एक शब्द, एक अक्षर है, और साथ में क्या बोला? ई, तो भ भी। तो अब इसमें से कौन सा है जो ई हमने बोला था? छोटी। तो भ के साथ में ई जुड़ गया, तो अब ई ऐसे नहीं लिखेंगे, भ ई ऐसे नहीं लिखेंगे, भ ई ऐसे ना लिख के क्या मात्रा लग जाती है उसकी, भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे कि ये जितने भी मूल शब्द हैं इनकी कुछ ना कुछ मात्राएं बन जाती हैं, वो मात्राएं इन व्यंजनों में जुड़ जाती हैं, तो वो शब्द बन जाते हैं मिल करके, फिर है ना, अक्षर के आगे वो पूरा जब वाक्य बनता है, शब्द बनते हैं। ठीक है, एक एक करके ऐसे। तो ये सबने उच्चारण सीख लिया। ठीक है, अब एक बार पुनः पढ़ेंगे स्वर, क्योंकि बच्चे लोग हैं तो जल्दी नहीं भागेंगे अपन, कोई फास्ट चलने का कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास बहुत समय है। अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ। प्राकृत में और हिंदी में थोड़ा सा फर्क होता है, उसमें ए के साथ में एक ए और होता है जिसपे मात्रा लग रही थी, ऐसी ओ के साथ में भी एक ओ और होता है जिसमें एक मात्रा और आ जाती है। प्राकृत में कम है शब्द। ठीक है ना, चलिए अब व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन दिखाई दे रहे हैं सबको? एक लाइन में 5 व्यंजन होते हैं, इस प्रकार से 5 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद नीचे वाली में 4 हैं, फिर 2 हैं, फिर 2 बिंदी वगैरह लगी हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे हम। क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ण, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब एक चीज जो हो सकता है बचपन में आपने पढ़ी हो, भूल गए हो, या हो सकता है बचपन में भी नहीं पढ़ाई गई हो। बहुत सारे लोग बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं होता है, हमें भी बहुत बाद में पता चला था। एक चीज इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, हर बच्चा ध्यान देगा बिल्कुल अपने ऊपर, अपने मुंह पे ध्यान देगा, मुंह पे। ठीक है, कि ये जो 5 लाइनें, 5 अक्षर लिखे हैं पहली लाइन में, ठीक है, उनमें हमारे मुंह के अंदर क्या चीज हिल रही है? अभी रुक जाओ, एक एक करके करेंगे। ठीक है, क्या चीज हिल रही है? अभी करते हैं ना बेटा, कई चीजें हैं, अभी मत बोलो, है ना, अभी हमने बोला नहीं है, पूछा नहीं है, जब हम पूछे तब उत्तर देना, ध्यान देना है। अभी जब आप ध्यान दोगे उसके बाद से बताना क्या चीज हिली है, हैं? देखो, क, अब मुंह के अंदर ध्यान देना है, मुंह में क्या हिला है, कहां क्या क्या हलन चलन हो रहा है। संकल्प विजय जी बहुत ध्यान देना है, एकाग्र चित्ता की आज आपकी परीक्षा हो रही है। आप भी अभिषेक भैया जी, क्या हिला? क, ख, क, ख, एक जैसा मूवमेंट हो रहा है। क, ख, ग। आइए बैठिए, थोड़ी देर सीखेंगे प्राकृत, हैं?
प्राकृत सीखो फिर भोजन करना। अरे नई चीजें, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं प्राकृत का कोर्स करने, आप बड़े पुण्यशाली हैं। का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा। अब देखा किसी ने मुंह खुला हुआ है हर शब्द पे, हर अक्षर पे। का, ख, गा, घा, सब में खुला हुआ था। और हल्की सी का, खा, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और मुंह खुलेगा, का, खा, गा, घा, सबका खुल रहा है ना, तो इसका मतलब मुंह खुल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो दूसरा वाला देखेंगे, जो 4-4 का जोड़ा है, 5-5 का ऊपर का, उसमें मूवमेंट एक जैसा है, इसलिए उसको एक लाइन में लिखा है, यानी कि हलन चलन। अब देखना दूसरे वाले में, चा, छा, जा, झ, चा, छा, जा, झ। क्या चला, क्या चीज अंदर, क्या हिला, कहां लगी, एक ही जगह लग रही है सब में। चा, छा, जा, झा, सब में लग रही है जीभ। तो इसलिए जो अपना मुंह का मूवमेंट है, जो हलन चलन है, जो एक जगह हो रहा है। और फर्क क्यों आया फिर उच्चारण में, क्योंकि उसमें कंठ से ध्वनि, जो हवा निकल रही है, वह इधर जिह्वा जो है आपकी इधर टच कर रही है। दोबारा बोलेंगे और ध्यान देंगे अपने मुंह के अंदर। चा, छा, जा, झा। और ऊपर जो का खा था, उसमें तो ऐसे नहीं टच कर रही थी। का, खा, पूरा पूरा खुला हुआ था। गा, घा, यहां पे क्या है, चा, छा, बिना जीभ के नहीं हो रहा ना, तो जीभ का उपयोग हो रहा है एक ही जगह पर। चा, दांत के पीछे लग रही है सबकी, ध्यान दे रहे हैं ना। चा, छा, जा, झा। उसके बाद देखिएगा तीसरी वाली लाइन, उसमें भी एक ही जगह पे चारों पांचों आएंगे। टा, जीभ घूम रही है। टा, ठा, डा, ढा, ना, अड़ा, अड़ा है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। सब में जीभ गोल घूम रही है। पहले कहां पे लगी थी जीभ, दांत के पीछे लगी थी। उसके बाद अब कहां लगी, टा, मतलब आपकी जीभ थोड़ी सी गोल घूम रही है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। आ रहा फर्क समझ में। तो इसीलिए ये क यहां पर नहीं है, टा ऊपर नहीं है। बहुत हिसाब से बनाया गया ये व्याकरण, बहुत विद्वानों ने बहुत ध्यान लगाया इस चीज पे भी। ऐसी चीज आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगी। ABCD सीखोगे कहीं ऐसा है कि एक जगह ABCD, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। ये जो प्राकृत की वर्णमाला है बड़ी लॉजिकल है, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। अब अगली लाइन पे आएंगे, अब ध्यान देना फिर से। ता, था, दा, धा, ना। अब कहां लग रही है, ऊपर वाले पे नीचे की। ता, थोड़ा सा दोनों दांतों के। ता, था, दा, धा, ना, बिल्कुल एक जगह लगे सारे। फिर भी जरा बहुत सा शब्द अक्षर में फर्क आ रहा है कंठ की ध्वनि की वजह से, है ना। ता, था, दा, धा, ना। सब बच्चे ठीक से बोल पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं जीभ कहां लग रही है, अलग जगह लग रही है ना। पूरी लाइन में एक जैसी लग रही है। टा में ऊपर लगी थी, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और इस वाली में ता, नीचे की तरफ लग रही दांतों पे। ता, था, दा, धा, ना। ठीक है। अब उसके बाद अगला, अब देखना बिल्कुल मैजिक होगा। पा, अब क्या हो रहा है, पहले अभी तक होंठ नहीं मिले थे। फा, बा, भा, मा,
अब होठ मिल गए, सब में एक जैसा है। पढ़ा था बचपन में संकल्प जी, ऐसा ऐसे डिफरेंस पढ़ा था? अब डिटेल में होगा ना, थोड़ा प्राकृत है तो कुछ नया तो होना चाहिए, तभी तो हमें भी मजा आएगा। पा फा बा भा मा। भाई ऐसे क्यों लिया उन्होंने, अलग अलग लाइन में क्यों लिखा? मूर्ख तो थे नहीं। अब इससे पता चल रहा है कि अपने पूर्वाचार्य जिन्होंने भी ये वर्णमाला लिखी कितने इंटेलिजेंट है, जिनको अपन कहते कुछ नहीं आता, सब बेकार की चीजें। कितना ध्यान दे के इन्होंने लाइनें बनाई हैं, ऊपर नीचे नहीं करी, एक एक अक्षर प्रॉपर लिखा है। प फ बा भा मा, ठीक है, एक जगह आ रहा है। उसके बाद जो नीचे वाले ये थोड़े डिफरेंट है, इसीलिए इनको किसी भी जो श्रेणी है उसमें नहीं लिया, अलग से लिख लिया। इनमें बिल्कुल अलग अलग तरीके से होगा, बोलेंगे या। ध्यान दीजिए कैसे निकल रहा है, या या या। आवाज है कंठ से ही, परंतु अलग तरीके से घुमा के निकल रही है। या रा रा। अब देखो उसमें पहले तालू पे ऊपर जा रहा था, ये थोड़ा आगे जा रहा है। पहले जब हमने ट बोला था तो तालू पे पीछे की तरफ जीभ लगी थी, ये थोड़ा तालू पे लग रही। आ रा 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 ला। ये ला में और इसमें फर्क है, टा ठा सब एक जगह लग रहे हैं, ये उन दोनों के और बीच में लग रहा है। ला ऊपर तालू पे लग रहा है, बट उन दोनों के बीच में लग रहा है। ला ला। वाह, वह बिल्कुल अलग है, होठों को मिलाना पड़ रहा है, चिपकाया नहीं है। वाह वाह। इस वा में और इस बा में देखिए फर्क है। बा, जब बा बोला तो होठ मिले, वाह बोला तो थोड़ा सा हवा निकली, होठ पास पास नजदीक है। वाह, इसीलिए इसको बोलते हैं पेट चिरा हुआ और बिना पेट चिरा हुआ। तो इनमें इनको किसी भी लाइन में नहीं लिया, अलग अलग लिया, क्योंकि चारों का बिल्कुल अलग तरीका है बोलने का। अब हिंदी में 3 प्रकार के स होते हैं, स श श, परंतु प्राकृत में एक ही स होता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि पहले भी आपको कल वाली कक्षा में बताया था, प्राकृत कोई लिखने की लिपि नहीं है। ये तो हमने देवनागरी लिपि से यहां लिखा है समझने के लिए। प्राकृत बोली है, केवल भाषा है, ठीक है। इस भाषा को हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। जो 3 प्रकार के स हैं वो लिखने की लिपि में आते हैं। विद्वानों के हिसाब से संस्कृत में आ जाते हैं, हिंदी में भी आ जाते हैं, परंतु बोलने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो इसलिए प्राकृत में क्योंकि बोली थी तो एक ही प्रकार के स का प्रयोग करते हैं, सिंपल वाला स स स। क्योंकि 3 जो श हैं, एक षटकोण वाला सा और एक प में पेट चिरा हुआ, तो वो बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत लोगों को उसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए बोली में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए प्राकृत की जो भाषा है ये बोली की भाषा है, लिखने की किसी भी लिपि में उसको लिख सकते हैं। कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, देवनागरी में, इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख दोगे ABCD के हिसाब से। यहाँ पर अ लिख दिया, आ लिख दिया, डबल ए कर दिया, जैसे भी, ठीक है ना। प्राकृत की लिपि अपनी नहीं है, वो बहुत सारी लिपियों में प्राकृत भाषा लिखी जा सकती है। अभी कौन सी लिपि है जो सामने लिखी है? हाँ, भैया जी के लिए तालियां बजाओ, इन्होंने बोला धीरे से। देवनागरी हिंदी भाषा है। हिंदी की भी लिपि क्या है? हिंदी लिपि नहीं है, हिंदी की भी देवनागरी लिपि है। नेपाल की भी नेपाली भाषा है। बोली, भाषा का मतलब होता है जो बोलते, जो वार्तालाप करते हैं आपस में, और लिपि का मतलब होता है जिसमें लिखते हैं। इंग्लिश की लिपि भी अपनी ABCD है और भाषा भी अपनी अलग है। उसी लिपि में उसका अर्थ आपको पता चलेगा, ठीक है ना। याद होगा ये होमवर्क कौन कौन करके आया है? ये अभी तक कल की कक्षा चल रही है, बस उसमें नया हमने क्या करा है? डिफरेंस किया है कि क्यों अलग अलग लाइन में इसको लिखा गया है। दूसरा, ये हिंदी की जो अपनी भाषा है उसके हिसाब से ये शब्द लिखे हैं, परंतु प्राकृत में ये जो 2 शब्द हैं इनके उच्चारण में भी दिक्कत आती है ना, और
इसलिए इनके प्रोनाउंसिएशन में यानी कि बोलने में भी बहुत कम प्रयोग होता है, ना के बराबर। ये जो ऊपर के लास्ट के 2 शब्द हैं, अब इनका प्रयोग कैसे होता है? ये शब्द कौन से हैं? ये कभी भी कंप्लीट में लिखे नहीं आते, जैसे लिखे ऐसे। ये कहीं पर इसको बोलते हैं कोई जोड़ दिया, एक शब्द में दूसरा शब्द, कुछ मात्रा जुड़ी हुई है। जैसे कि भैया जी ने यहां ऊपर लिखा है व्यंजन, तो इस व्यंजन को दूसरी तरीके से लिखिए भैया जी साथ में। व्य लिखो, व्य, और ये आधा लगाना है, इसका डंडा हटा देना है, आ की मात्रा नहीं लगानी। हाँ, व्य यहाँ लिख दीजिए, ये व्यन, हाँ, आ का डंडा नहीं लगाएंगे, बस जन। छोटा सा लिखा है, दूर से पता नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, डबल चला दो नहीं तो गहरा कर दो। तो ये जो शब्द है, ये जो अक्षर है, ये वाला और ये वाला, अब इसमें हमने यही वाला क्यों लिखा भाई? है व्यंजन, तो इस वाले में जैसे यहां से लिया है, परंतु इसके साथ व्यंजन बोलने में ना का उच्चारण आएगा, परंतु जो आधा लगा है वो ये वाला ना लग के ये वाला लगता है। हाँ, अब भैया जी ने लिखा। अब जब ये वाला ना लगा दिया, आधा है, ऊपर बिंदी नहीं लगेगी, ध्यान दिया आपने, इसमें बिंदी नहीं है। और इसको अगर हम परिवर्तन करें, ये अगर अक्षर बीच में से हटा दिया जाए यहाँ वाला, तो ऊपर उसकी जगह क्या लग जाएगी? बिंदी लग जाएगी। ठीक है, व्यंजन, ठीक है ना। तो अभी धीरे धीरे जब शब्द आएंगे, थोड़ा सा और बीच बीच में बताएंगे कि इनका प्रयोग कब किया जाता है। ना की बिंदी नहीं लगेगी। अब भैया जी लिखेंगे तीर्थंकर, एक शब्द लिखिए अपने यहाँ, चलो जैनी है हम लोग, 24 तीर्थंकर रोज बोलते हैं, याद करते हैं। तीर्थंकर, ये शब्द बच्चे लिखते जाएं साथ साथ, जिससे याद रहेगा। ठीक, बोलो इसको, तीर्थंकर, तीर्थंकर। अब अगर बिंदी की जगह हमें ना लिखना हो आधा, तो भैया जी लिख के बताएंगे नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया, यही तो चीज सिखा रहे हैं शास्त्री जी, बताओ। हाँ, नहीं वो सही था, अब बता रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा व्याकरण के रूल भी सीखेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तीर्थंग, तीर्थ लिख दिया। अब इसमें शब्द है आगे क्या है? का। कर में पहला क्या है? क। अब इस लाइन में आपको देखना पड़ेगा क किस में आया है। हाँ, तो जो बाद वाला है बिंदी के लिए इसको प्रयोग में करते हैं, तो अब इसमें ये वाला लेंगे। हाँ, क के नीचे आएगा, बिंदी नहीं आएगी ना यहाँ पे, आएगी। पहले क लिखो, क लिखो, क के नीचे लिखो। हाँ, नहीं तीर्थंकर उल्टा लिख दिया, ड पहले लिखो, ड के नीचे का लिखो। हाँ, ड पे बिंदी आएगी, पूरा बड़ा करके लिखेंगे बिंदी। हाँ, थोड़ी बिंदी गहरी कर दो। हाँ, मतलब मैं ठीक, र। ऐसा तीर्थंकर लिखा देखा पहले कभी? सब जगह ही लिखा होता, कैसे कह रहे हो? नहीं, ठीक है। क्यों लिखा हमने ऐसा? क्योंकि जो क शब्द है, जो क अक्षर है, वो क अक्षर कौन सी लाइन में आया है? पहली लाइन में। तो पहली लाइन का जो अंतिम है वह नीचे यहां पर परिवर्तित हो जाएगा, वो ना का उच्चारण करेगा, तीर्थंकर। अब इसमें क तो पूरा था, परंतु नीचे आ गया जरा सा छोटा सा। तो इसके लिए हमने इसका अध्ययन किया था, हनुमान सागर महाराज जी ने हमें पढ़ाया था ये वाली पूरी व्याकरण। तो वो कहते हैं कि यहां पर उल्टा होता है कि छोटा जो है, जो बड़ा होता है ना, बड़ा अपने ऊपर छोटे को बिठा के रखता है। अब जैसे आपके पिताजी बड़े हैं ना, तो वो आपको आपका भार उठा के रखेंगे जिंदगी भर।
तो इसीलिए वो छोटे दिखने में हो जाएंगे। जब आपकी हाइट बड़ी हो जाएगी, आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो दिखने में तो आप बड़े रहोगे, लेकिन आपका भार किसने उठाया है? पिताजी ने उठाया, जो वास्तव में बड़े हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बड़ा अक्षर कौन सा है? ऊपर से पढ़ो। बड़ा क्या है? क। छोटा क्या है? आधा। आधा माने जो असंयुक्त है, जो छोटा अक्षर है, हाफ। आधा क्या है? ये। तो इसलिए आधे के साथ में बड़ा नीचे आता है इसमें, क्योंकि बड़ा ही छोटे को उठा करके रखता है। ठीक है, ये नियम है। जब भी कोई संयुक्त अक्षर बनेगा तो हमेशा जो नीचे अक्षर आएगा वो बड़ा बोला जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और लेंगे इसके अलावा। ऊपर से यहां से थोड़ा सा मिटा दो। योद्धा बोलो। योद्धा। योद्धा। योद्धा होते हैं ना, लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं। योद्धा। अब भैया जी आप इसका उच्चारण करो जरा। नहीं नहीं, आपने सही लिखा, उच्चारण करो आप। सामने खड़े हो तो इसलिए दिख जाएगा ना लोगों को। ये लिखा है ध्यान से, ध्यान से, जोर से बोलो। योद्धा। योद्ध। योद्ध। योद्धा। धा। तो इसमें बड़ा, बड़ा कौन सा है? धा। धा बड़ा है या धा बड़ा है? बताओ। धा। तो धा तो छोटा लिखा है इन्होंने। बड़ा क्या है? धा बड़ा है। तो यहां पर भी यही रूल आ गया ना, योद्ध। अब इसकी संधि अलग अलग करके लिखो। यो, द के नीचे हलंत, द के नीचे हलंत और धा। इसको बोलेंगे कैसे? द। योद्ध धा। योद्ध धा। तो छोटा कौन सा है? जो हलंत लगा हुआ है, हलंत वाला शब्द छोटा होता है। ठीक है, नीचे हलंत सा लगा देते हैं। बोलो योद्ध धा। तो बड़ा कौन सा है भाई? ऊपर वाले में देख के बताओ, बड़ा क्या है इसमें? धा बड़ा है या धा बड़ा है? धा। तो धा छोटा लिखा है, क्यों? वही रूल, जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा और अपने सिर पर छोटे को बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, ये व्याकरण का लिखने का थोड़ा रूल है। ठीक है ना। अब लिखो चम्मच। चम्मच। अब मां को इस लाइन में आया है, मां इसी लाइन में आया है, तो यही वाला आधा यहां लगा। अब चम्मच में कभी यहां पे आधा ना लगा देखा है आपने? इनमें से कोई सा चनमच हो जाएगा वो तो है। परंतु अगर बिंदी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? बिंदी लगा के लिखो। चम, बिंदी भी लग सकती है, चम्मच, है ना, हो सकता है ना ऐसा। पूरी लाइन मिलाओ, वो भा लग रहा है नहीं तो। हाँ, तो ये बिंदी में भी बन सकता है बेटा। इसलिए यहां पर ये वाला आधा क्यों लिया? क्योंकि ये इस वर्ग का है मां। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बहुत सारे शब्द जब बीच बीच में ऐसे आएंगे तो आपको बताते रहेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रयोग में आता रहेगा। और किसी को कोई शब्द याद आ रहा हो तो बता। पंच लिखो। पंच माने 5। अब इसको अगर पूरा मिला के लिखो। हाँ, अब नीचे लिखो, तीर्थंकर मिटा दो। अब इसको अगर हमने आधा वाला शब्द लिखना है तो अब इसमें देखेंगे जो बाद वाला शब्द है, पहले वाले शब्द से मतलब नहीं है। पंच। अब इसमें बोल तो ना रहे हैं तो आधा ना क्यों लगाया भैया जी? इस वाली लाइन पे है ना। हाँ, रूल समझ में आया? ये जिस च वर्ग का है तो च वर्ग के अंत में क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पंच, वो यहाँ वैसे अलग से बोलते तो आएगा, जब परंतु संधि करके बोलेंगे तो पंच, पंच नहीं बोल रहे, पंच ही बोलने में आएगा। ना जैसी, हाँ, पंच। क्यों? क्योंकि जो च शब्द, च अक्षर है वह च किस वर्ग का है? इस वाले वर्ग का। इस वर्ग में अंत में क्या है? ये आ रहा है, तो ये आधा बन जाएगा पंच। ठीक है, और कोई? अंजना लिखो। अंजना, अंजन, अंजना, अंजन,
अब भैया जी लिखेंगे। ठीक है ना? अंजना, बिल्कुल ठीक। क्यों लिया यहाँ पर? ज किसमें है? कौन सी लाइन में? ज दूसरी लाइन में, तो दूसरी लाइन का ये लग गया ठंडा। ठंडा, बिल्कुल ठीक, ठंडा। परमेष्ठी। अभी लिखेंगे ठंडा में। देखो कैसे बनाएंगे, भैया जी को देखो, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। अब ये ठंडा में ये वाला अड़ा क्यों लगाया बीच में ऐसा गोल? ये लिख के दिखाओ, अजीब सा लगेगा। एक बार लिखो फिर क्रॉस कर देना उसको। ये वाला ना लिखो, ठंड नहीं, हाँ, कभी ऐसा ठंडा लिखा देखा है? हैं? क्रॉस कर दो, मतलब क्रॉस ऐसे करके लिखने के बाद क्रॉस। ठंडा, हाँ ये गलत है। ऐसे ही अंडा, अंडा भी होता है ना एक शब्द, खाना नहीं है, खाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन लिखो अंडा। हाँ, और बिंदी लगा के लिखेंगे तो हाँ, जय जैन बोलो पापा जी को, जय जैन। हाँ, अंडा लिख लिया। प्राकृत है ना? हाँ, नहीं प्राकृत नहीं, नॉर्मल भी ऐसे लिखेंगे हिंदी में भी। ठीक है, ये क्या हो गया? अंडा। अभी आते, ठीक है। तो यहां पर बंडा शहर का नाम है। बंडा इनका शहर का नाम है। तो ये ड जो अक्षर है, ड कहां पे आया है? यहां पर आया है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहां पे बिंदी लग जाती है ड के आगे, तो उच्चारण अलग हो जाता है, ना की तरह से उच्चारण बनता है। ठीक है ना? चलो, उसके बाद यहां पर एक बिंदी है और ये चंद्र बिंदी है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ये जो बिंदी में परिवर्तित हो गए ऊपर, बंडा हो गया इनका, है ना? ठीक है, आ गया समझ में? चलो, अब ये सब बच्चे नोट कर लेंगे। अब मिटा दो इसको। पम्मी, उसमें पा भरना आ जाएगा। माँ वाला आ गया ना, चम्मच वाला आ गया था। पम्मी बोल रहे हैं तो उसमें भी आधा माँ लगेगा और मी लग जाएगा, मम्मी हो गया, मम्मी है ना, पम्मी, मम्मी। ठीक है, अब बीच बीच में अपन कराते रहेंगे, जब भी इस प्रकार के शब्द आएंगे तो ये व्याकरण का नियम आगे हम धीरे धीरे इसी प्रकार से करते रहेंगे। ठीक है, चलो, अब जो है ये जो न था, इसका प्रयोग श्वेतांबर ग्रंथों में ज्यादा किया जाता है। श्वेतांबर में प्राकृत अर्धमागधी वाली ज्यादा प्रयोग में आती है। कई जगह आपने लिखा देखा होगा, नमो अरिहंताड़म, न अड़ा की जगह क्या लिखा देखा है? नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धारम, न लिख देते हैं। तो अर्धमागधी में बहुत जगह इस वाले न का प्रयोग किया गया है, परंतु दिगंबर ग्रंथों में जो शौर शैनी वाली प्राकृत का प्रयोग किया जाता है उसमें ड़ का प्रयोग किया जाता है। ड़मो अरिहंताड़म, ड़ और न दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। ठीक है ना? ठीक है भैया जी? तो न का प्रयोग कभी कभी होता है, और जहां पर प्राकृत में, यहां पर हमने बीच बीच में जो लगाया संयुक्त करने के लिए, ये चीज थी हिंदी भाषा की। प्राकृत में जनरली इनका प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो दो थे, वो बिंदी जो लगाई है भैया जी ने अंडे पे, जैसे ऊपर बिंदी लगाई है ना, और भी शब्दों में जो बिंदियां लगाई, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। किसका? अनुस्वार का। तो इनका प्रयोग कम किया जाता है प्राकृत में, क्योंकि ये लिखने में है, उच्चारण में तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है ना? तो इसलिए जो प्राकृत है उच्चारण की भाषा है, बोलने की भाषा है। अब अपन आज लिखेंगे वचन। हमने सीख लिया स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। आज कुछ नया भी तो करेंगे ना, अभी तक तो रिवाइज कर रहे थे और बोलना सीख रहे थे, है ना? अब आगे लिखो भैया जी, वचन कितने होते हैं। मिटा दो इसको। अब ये सब बच्चों ने नोट कर लिया। अब इसको लिखना है और बोलने का अभ्यास भी करना है। मैडम देखना, वो भैया जी भोजन के लिए पूछ लेना, है ना? वचन देखेंगे, लिखेंगे वचन। प्राकृत में वचन कितने होते हैं, ऊपर लिख दो वचन।
प्राकृत भाषा में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में जो बच्चों ने कभी पढ़ी होगी तो 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किस किस ने बोला? बहुत सुंदर, बच्चे संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। अपने गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़े हुए हैं? गुरुकुल में भी पढ़ रहे हैं पहले से, बहुत अच्छा। संस्कृत भी सिखाएंगे, पहले प्राकृत सिखाएंगे, फिर यहाँ पर भैया जी, अभिषेक भैया जी की बहुत अच्छी संस्कृत है, हम भी सीखेंगे उनसे और आप भी सीखिएगा, ठीक है। प्राकृत में 2 वचन होते हैं, 3 नहीं होते, केवल 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। प्राकृत में द्विवचन नहीं होता, जो एक से ज्यादा हुए वो सब बहु वाले हो गए, प्लूरल हो गए अंग्रेजी के हिसाब से, है ना। बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। ब पेट चिरा वाला है, ब, हाँ नहीं नहीं, ये बहु है, वचन सही है, वचन। जरा जरा सा फर्क होता है, पेट चिरती ब हो गया और व हो गया, है ना। बस, नहीं लाइन मत खींचो, हाँ अभी तो बाद में कराएंगे, अभी तो मुख्य मुख्य चीजें बता रहे हैं। प्राकृत में ये याद करना है, वचन कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। प्राकृत में 3 वचन नहीं होते संस्कृत की तरह। प्राकृत में वचन कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। अब कैसे, वचन का क्या मतलब होता है? फूल ले आओ, फूल ले आओ, तो उसमें एक फूल है, फूलों को ले आओ, बहुत सारे फूल हो गए, बहुवचन हो गया, है ना, प्लूरल टेंस हो गया। राधा बैठी है, एक राधा है। राधाओं को ले आओ, बहुत सारी राधा नाम की लड़कियां हैं, है ना। किताब ले आओ, एक है। किताबें ले आओ, बहुवचन है। 2 किताब ले आओ, प्राकृत के हिसाब से बहुवचन है। संस्कृत के हिसाब से 2 किताब जैसी बोला, द्विवचन हो जाएगा। यहां पर एक से ज्यादा संख्या होते ही बहुवचन हो जाएगा। कक्षा में एक ही विद्यार्थी बैठा है, 2 विद्यार्थी बैठे हैं, 10 विद्यार्थी बैठे हैं। वो बोला 10 वचन कौन बोला? 10 वचन कौन बोला? ताली बजाओ, कोई बात नहीं। इसका मतलब कम से कम 10 संख्या तो सुनी उसने, ध्यान दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक से ज्यादा जो भी संख्या है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, चाहे 50 है, वो 2 वचन, 3 वचन, 4 वचन, 5 वचन ऐसे नहीं होता। 10 वचन नहीं होगा, क्या है? बहुवचन, ठीक है। अब भैया जी लिखेंगे लिंग, नीचे लिखेंगे एक वचन बहुवचन समझ में आ गया। हाँ, एक वचन बहुवचन समझ में आ गया। धीरे धीरे, अभी तो खाली बेसिक करा रहे हैं आज, उसके बाद फिर कल की कक्षा में जब वाक्य बनाएंगे तब धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अब लिखेंगे लिंग, 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 लिंग क्या होता है? जैसे अपन मनुष्य ना, तो स्त्रीलिंग वाले यहां पे कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। अरे ये स्त्रीलिंग वाली है, पता ही नहीं चलता है यहाँ तो। सब हाथ खड़ा करो स्त्रीलिंग वाले। हाँ, लेडीज लोग, बच्चियां। वो शिवम भी स्त्रीलिंग वाला है, दीपक भी स्त्रीलिंग वाला है, ठीक है। और ये लड़का भी स्त्रीलिंग वाला है, इसका क्या नाम है? ये लड़की है क्या? लड़का है। स्त्रीलिंग का मतलब होता है लड़की। लड़की कौन कौन है? हाँ, अब आ गई ना बात समझ में। और पुल्लिंग वाला कौन होता है? लड़का। लड़के कौन कौन है? हाँ, ठीक है। ये लड़की पे भी हाथ उठा रहा है, लड़के पे भी उठा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों है, कोई चक्कर नहीं है, डरो मत। वो भी एक लिंग होता है, ठीक है। प्राकृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, एक दोनों लिंग वाला नपुंसक लिंग, ठीक है, और एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग,
3 लिंग होते हैं। अब ये जो लिंग है प्राकृत में, हमने अभी वैसे ही बोला था कि स्त्री वाले और पुरुष वाले। ये जब लिखने की भाषा है ही नहीं, ये तो बोलने की भाषा है। और इसमें तो हम व्याकरण सीख रहे हैं, तो व्याकरण में लिंग कैसे हो सकते हैं? है? चलिए अभी देखते हैं व्याकरण में लिंग कैसे होता है। ठीक है, बड़े लोग भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है बचपन में आपको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है संकल्प जी, आप लोगों की, बड़े लोगों की, रिंकी मैडम, बच्चा बैठो बहुत ध्यान से, बड़े लोगों को भी पढ़ने दो, है ना, बड़े लोगों को भी सीखने को मिलेगा। चलो 2-3 शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, शब्द में कैसे लिंग होता है? हिंदी तो आप लोग सब बोलते हैं, अब परीक्षा करेंगे आपकी। ठीक है, कुर्सी रखी है, तो कुर्सी तो ना लड़का है ना लड़की है। हाँ, कुर्सी रखी है। मेज रखी है, स्त्रीलिंग, क्योंकि ई की मात्रा आ गई, थोड़ा सा फर्क आ गया। माइक रखा है, माइक रखी है, कभी सुना है? कैमरा रखी है, कैमरा रखी है, कभी सुना है? ऐसा क्यों बोला हमने, कैमरा रखी है? स्पीकर बज रही है, कभी सुना है? स्पीकर बज रहा है। ये जो त्रिपाल लग रहा है ऊपर, त्रिपाल लगी है, लग रहा है ना। तो बच्चे देखो कैसे सुन सुन कर, ये भाषा कहां से आई? बचपन से आप सुन रहे हो, तो इसलिए उसकी आदत पड़ गई, है ना। अब जैसे इसे क्या बोलते हो आप? चादर जो है ये, दरी बिछी है, स्त्रीलिंग, है ना। फ्रिज रखी है, रखा है होता है ना, फ्रिज रखा है। साइकिल खड़ा है, खड़ी है, अच्छा ठीक है ना। स्कूटर खड़ा है, स्कूटर खड़ी है? और मोटरसाइकिल खड़ा है, मोटरसाइकिल खड़ी। देखो भाई साहब संकल्प जी कितना फर्क है, मोटरसाइकिल और स्कूटर में कितना बड़ा फर्क आ गया। स्कूटी बोला उन्होंने, खड़ी है, वो लड़कियों की होती है ना। स्कूटर लड़कों का है तो स्कूटर खड़ा है, तो मोटरसाइकिल भी लड़कियों की होती है। इसका मतलब मोटरसाइकिल खड़ी है आपकी, है? बुलेट होती है, बुलेट भी खड़ी है, बुलेट लड़कियां बुलेट चलाती भी है, चलाती। तो देखिए अब इसमें लड़की और लड़के से कोई मतलब नहीं, ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। वह बोली की भाषा में वचन आ गया, जैसी बोलचाल में जैसी आदत पड़ गई। ये कैसे आया? परंपरा से आया, सुन सुन करके आया, जैसे बचपन में सुना, है ना। जमीन गीली हो गई, है ना, मकान गीला हो गया, मकान गीली हो गई, सुना है? बारिश होने से छत गीली हो गई, दीवार भी गीली हो गई, जमीन भी गीली हो गई, परंतु फ्रिज अगर गीला हुआ है तो फ्रिज गीला हो गया। तो शब्दों में मात्राएं किस प्रकार से लग रही हैं, यह थोड़ा सा हेर फेर है। हिंदी में जैसे ई की मात्रा कहीं आ गई तो बच्चों ने तुरंत छूटती बोल दी, स्त्री जैसी बात आ रही है ना। और जहां पर किसी शब्द में आ का उच्चारण आ गया तो बच्चों ने कह दिया ये तो पुरुष जैसी बात आ रही है। तो ये शब्दों में हमें ये नहीं देखना है कि वो जो शब्द है, ध्यान देना है। अब मोटरसाइकिल और स्कूटर में फर्क क्या है कि मोटरसाइकिल तो आदमी हो गया, वो औरत हो गई, और स्कूटर जो है आदमी हो गया। कार खड़ी है, कार खड़ा है, कभी सुना है? ट्रक खड़ा है, ट्रक खड़ी है, सुना है? ट्रक आदमी हो गया और कार खड़ी हो गई, है? होता है ना ऐसा। कैसे आया, आपने कैसे पता लगाया? आदत पड़ गई है।
हैबिट में आ गया, सुन सुनकर ही भाषा हम बचपन से उच्चारण करते हैं, बड़े लोगों से सीखते हैं बचपन से धीरे धीरे, और वैसी ही आदत पड़ जाती है। तो उस प्रकार से ये जो 3 वचन हम सीखेंगे अब, तो अब इसीलिए आपको बेस ये सारे उदाहरण में कराया है कि जब आप कोई भी शब्द को ये देखोगे कि स्त्रीलिंग का शब्द है कि पुल्लिंग का शब्द है कि नपुंसक लिंग का शब्द है, तो उसका हिंदी में क्या शब्द है इससे कोई लेना देना नहीं। अरे हिंदी में, अच्छा इसकी अर्थ कुर्सी होती है, तो कुर्सी हिंदी में स्त्रीलिंग था तो यहां पर भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, जरूरी नहीं है। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिंग होते हैं, यही थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट, कठिन है। उसी में से आएगा, जब शब्द आएंगे ना तब वहां पर आपको याद करने पड़ेंगे। वो कैसे होंगे? वो हेमचंद्र व्याकरण में वह पुराने आचार्यों के ग्रंथ से ले लेकर के उन्होंने अनुभव के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा है कि ये वाले शब्द में इस प्रकार का उच्चारण होता है, इस वाले शब्द में इस प्रकार का होता है, इस प्रकार वाले में इस प्रकार का होता है। व्याकरण के नियम के हिसाब से हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में उन शब्दों को बांटेंगे। जैसे मान लीजिए संकल्प है, तो हिंदी का शब्द है तो ये पुल्लिंग में आएगा, संकल्प बैठी है, होता है नहीं होता है। सीता बैठी है, राम बैठे हैं, है ना। तो इस प्रकार से संकल्प लिया, कोई भी हमने संकल्प प्रॉमिस लिया, तो इनका नाम है बैठा है कि हमने कोई कार्य करने का संकल्प लिया है। अभी हिंदी के हिसाब से नहीं चल रहे, अपन कंफ्यूज नहीं कर रहे, बस इतना अभी आपको बता रहे हैं कि प्राकृत में हमें हैबिट डालनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। धीरे धीरे शब्द नए नए आते जाएंगे और उसमें कौन सी विभक्ति लगी है, कौन सा वचन लगा है, किस प्रकार से प्रत्यय लगे हैं, टेंसेस जो इंग्लिश में हैं वो कैसे लगे हैं, मात्राएं कौन सी लगी हैं, उसके हिसाब से हमें पता करना पड़ेगा कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। हमें नहीं करना पड़ेगा, हमारा काम किसने आसान कर दिया है? कमल चंद जैन सोगानी जी ने अपने 20-30 साल की मेहनत करके हमारा ये काम बहुत आसान कर दिया है, जिन्होंने अलग अलग उसमें बांट दिए हैं, अनुभव के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, और हेमचंद्र व्याकरण से और अन्य ग्रंथों से आश्रय लिया है, उनसे सहायता ली है प्राकृत की व्याकरण की रचना करने के लिए। ठीक है, कितना समय बचा है? थोड़ा सा बचा है, 5 मिनट का। अब लिखिए इसमें आगे पुरुष। अब पुरुष का मतलब ये नहीं है कि जितने यहां पे मेल बैठे हुए हैं उनको पुरुष कह रहे हैं, ठीक है। प्राकृत में पुरुष कितने होते हैं? प्राकृत में पुरुष भी 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। पहला उत्तम पुरुष, उत्तम, यहां पे उत्तम भैया जी कैमरा करते हैं ना, उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष, जघन्य नहीं है, अन्य है। वो हम उत्तम, मध्यम, जघन्य के प्रकार से व्रत वगैरह लेते हैं, वहां व्रतों की चर्चा है। यहां पर है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब ये पुरुष का वर्णन भी बताएंगे कि जब हम वाक्यों की रचना करेंगे तो उत्तम का मतलब क्या होता है? जैन धर्म के हिसाब से उत्तम, उत्तम माने श्रेष्ठ। अब यहां पर सबसे श्रेष्ठ सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे कि सबसे बेस्ट कौन है, बताइए। बेस्ट माने उत्तम, क्यों भैया जी? नहीं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं सबसे बेस्ट कौन है? अरे नहीं, अपने अपने हिसाब से बताइए। हमारे हिसाब से बेस्ट मैं हूं, तो आपके हिसाब से मैं हूं। संकल्प भैया जी के लिए तालियां बजाओ जोरदार। हर व्यक्ति के हिसाब से बेस्ट कौन होता है? स्वयं। बेटा मोक्ष किसको लेना? मेरे को करवाने में तुम्हें क्या फायदा है? यहां काय के लिए बैठे हैं? मोक्ष किसको होगा?
स्वयं को होगा, तो बेस्ट कौन है? बिल्कुल जैन धर्म से लिंक है भाई साहब, सारी चीजें हैं। उत्तम पुरुष का मतलब क्या हो गया? मैं, आई एम। ठीक है, ऐसे याद करो, बड़ा अच्छा रहेगा। उत्तम का मतलब बेस्ट। बेस्ट कौन है इस सारे संसार में? मैं। कोई घमंड वाली बात नहीं है, मैं ही बेस्ट हूं, मेरी आत्मा को मोक्ष होना है, बात खत्म। तो वो कौन सा पुरुष हो गया? उत्तम पुरुष। ठीक है, आ गई बात समझ में? बहुत इजी तरीके से। बेस्ट कौन है भैया जी? आई एम द बेस्ट अंग्रेजी में। अभिषेक भैया जी कौन बेस्ट है? आई एम द बेस्ट है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नाम पूछा दो। इसका नाम क्या है? शिखा। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, तो वही उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है ना, बड़ा इजी तरीका है हमारे समझाने का। ठीक है, दूसरा मध्यम। मध्यम का मतलब बीच वाला। बीच वाला कौन है? यू, तुम। अब दो लोग हम बात कर रहे हैं, दो लोग बैठे हैं, एक ये तुम सारे और मैं, तुम, हम, तुम। तो हम बेस्ट हो गए और तुम क्या हो गए? बीच वाले हो गए। अब तुमसे बात चल रही है, तुम दूसरे नंबर के बेस्ट हो। ठीक है ना, पहले हमारा नंबर आएगा, उसके बाद तुम्हारा आएगा। ठीक है, तो क्या हो गए? बीच वाले हो गए, मध्यम। मध्यम का मतलब बीच। तुम बोलो यू। यू माने तुम, पहले मैं फिर तुम, पहले मेरा नंबर बाद में तुम्हारा नंबर। पहले मैं मोक्ष जाऊंगा, मैं पहले मैं मोक्ष जाऊंगा, बाद में तुम जाओगे। तीसरा वाला कौन सा है? अन्य। अन्य वाला बाकी के सारे, बाद में जाएंगे। हम और तुमको छोड़कर जो बाकी संसार में जितने लोग बचे, वो क्या हो गए? वे। मध्यम में दो आएंगे या एक आएगा? तुम वाला या मैं और तुम? उसमें फिर वचन लग जाएगा, तुम और तुम सब। अभी यू, तुम सब, दो आ गए, मैं और हम दोनों उत्तम में आ गए। मैं और हम अगर इकट्ठे बैठे, मैं, मेरा परिवार, हम सब। हम तुम में भी हो सकता है। हम मतलब मैं, और हम माने उत्तम, स्वयं, और तुम माने मध्यम। सामने वाले। हम तुम तो दो पुरुष हो गए। हम में आ गया प्लूरल हो गया, उसका बहुवचन हो गया। ठीक है, वो उत्तम में ही आया। तुम में क्या है? तुम यानी तू, यानी अकेला, यू और बहुत सारे यू, बहुत सारे तुम। अन्य में कौन आ गए? वे। यहां पे लिखते जाओ भैया। उत्तम में मैं और हम। हाँ ऊपर लिख दो। उत्तम में कौन से आए? मैं और हम। हम उसका बहुवचन हो गया, मैं माने अकेला हो गया। हम पहले मोक्ष जाएंगे, हम बढ़िया हैं, हम बेस्ट हैं। ठीक है, पुरुष में। उत्तम वाले में आ गया मैं और हम। कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना? ऐसा तो लग रहा बोर कर रहे हैं। परमानेंट सिखा देंगे आपको 3 महीने के अंदर, गारंटी है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे अगर अभ्यास करते रहे तो। नोट्स अच्छे से बनाते रहे सब बच्चे अगर। मैं और हम। अब कैसे इनको उत्तम में क्यों लिया? याद रहेगा हमेशा, रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बेस्ट हूं, इसलिए वो उत्तम हो गया, बेस्ट हो गया है। ठीक है संकल्प भैया जी। दूसरा हो गया मध्यम। माध्यम नहीं, मध्यम, आका डंडा नहीं आएगा। हाँ, मध्यम में आ गए तुम और तुम सब। तुम, तू भी कई भाषाओं में बोलते हैं, वैसे वो थोड़ा व्यवहार में कम है, बेइज्जती सी लगती है अपने यहां पर तू कह के बोलना, परंतु बिंदी नहीं आएगी। तू और तुम सब। हाँ आप लिख सकते हो इसमें। हाँ आप भी लिख दो। आप और तुम सब। तुम सब, तुम सारे लोग, तुम सारे, तुम सब। बहुवचन में हो गया ना। हाँ ये जैसे बहुवचन था तो इनका बहुवचन हो गया सब। सब करूं या सभी कर दो, सब कर दो, कुछ भी। हाँ तुम सभी। ठीक है। और तीसरा आ गया अन्य वचन, अन्य पुरुष। अन्य माने हम और तुमको छोड़ करके जो बाकी दुनिया है। हम दो बात कर रहे हैं यहां पर सामने खड़े होकर के, बाकी के सब क्या हो गए? अन्य हो गए। तो इसमें वे सब, वह भी आ जाएगा ना? हाँ वे सब, और अब राम किस में आएगा? अरे तुमने सुना है राम जी आए थे, राम से नाम आ गया। सारे नाम इत्यादि लिख दो। नाम
वस्तुओं के नाम इत्यादि, है ना, वस्तुओं और व्यक्तियों के नाम इत्यादि। ठीक है, यानी कि राधा बैठी है, वो मैं हूं क्या, तुम हो क्या, तो क्या हो गया, वो अन्य हो गया। किसी का भी नाम ले दिया। मेज रखी है, मैं हूं क्या, मैं रखा हूं, तुम रखे हो क्या, अन्य हो गया। पुस्तक से पढ़ रहे हैं, मैं हूं क्या, तुम हो क्या, तो क्या हो गया, अन्य। यानी कि मैं और तुम वाले शब्द छोड़ करके जो भी आएंगे नाम इत्यादि, वो किस पुरुष में आएंगे, अन्य में आएंगे। इनके अलावा सारे, सबसे ज्यादा जो शब्द बनेंगे वो अन्य में बनेंगे। ठीक है, मैं को और तुमको छोड़ करके जो भी वाक्य बनेंगे वो किस में बनेंगे, क्योंकि अन्य में बहुत सारी चीजें आ गई। कोई भी नाम आ गया, कोई भी सामान आ गया, कोई भी व्यक्ति का नाम आ गया, कोई भी पदार्थ आ गया, वस्तुएं, वो सब अन्य में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसका आप नोट्स बना लीजिए, कल इसका रिवीजन करेंगे। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा, छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। कई लोगों ने कहा इतने छोटे बच्चों को क्यों सिखा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो सीखेंगे, और फिर भी अच्छे से सीख रहे हैं, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, बड़े बच्चे भी सीख रहे हैं। ठीक है, सब अन्य पुरुष को क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष, अदर पर्सन। हाँ ठीक है, अब इसके जब वाक्य बनाएंगे धीरे धीरे प्रयोग आएगा तो बिल्कुल आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी वस्तु, जैसे टेबल है, कैमरा है, ये वस्तुएं हैं, पदार्थ है, उसके लिए क्या लगाएंगे, मैं और तुम वाला वाक्य नहीं लगाएंगे। ये कैमरा रखा है तो कैमरा मैं तो नहीं हूं, तुम भी नहीं हो, तो कोई वस्तु है। कुर्सी, मेज, आपके कपड़े हैं, कपड़े रखे हैं, कपड़े ले आओ, है ना, तो जब उसका प्राकृत में हम बनाएंगे तो अन्य पुरुष के हिसाब से बनाएंगे, है ना, वो सब किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, अब सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे, जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, प्राकृत भाषा की, आचार्य हेमचंद्र की, जय बोली आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सब बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। ठीक है, अब सब बच्चे जिनवाणी की स्तुति करेंगे, और कुछ दिनों में होमवर्क में अभिषेक भैया जी सब बच्चों को प्राकृत की जिनवाणी